नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है और अहम खबर है पूरे देश के लिए। 487 487 487 भारतीयों की सूची फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर दी है, फाइनल कर दिया है। क्या ये 487 भारतीय फिर पैरों में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी और वैसे ही घिसटते हुए टॉयलेट तक जाने को मजबूर? 20-20 दिन से नहाने को नहीं मौका मिला, गालियां खाई, लात जूते खाए। क्या ऐसे ही सात 487 भारतीय फिर भारत आएंगे, भारत में फेंके जाएंगे? और बड़ा सवाल, क्या मोदी डोनाल्ड ट्रंप को रोक पाएंगे, मना पाएंगे या मोदी इस्तीफा देंगे? देश आज इस बात को जानना चाहता है। टेलीविजन चैनल्स पर आपने कूद कूद के एंकरों को बहुत बार सुना होगा, नेशन वांट्स टू नो। लेकिन आज वाकई देश जानना चाहता है कि भारतीयों के साथ जानवरों से बदतर सलूक मोदी ऐसे देखते रहेंगे, ये रोक पाएंगे या इस्तीफा देंगे? पूरी खबर हम बताते हैं आपको, लेकिन पहले संतोष को जोड़िए, कंट्रोल रूम संतोष को जोड़िए। 487 भारतीयों की जो सूची बनी है, उस सूची को लेकर के सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है, आप मैं और डिटेल में बताऊंगा दर्शकों को, लेकिन पहला सवाल संतोष से। संतोष, क्या भारत कह रहा है कि हम रखेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन क्या अमेरिका को रोक पाएगा भारत? ये विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि हमने इस मुद्दे को एक तरह से उठाया है अमेरिका के सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 12-13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पे जाना है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। लेकिन अब जो ये दूसरी खेप आ रही है, इसमें देखिए सिर्फ जो एक तरह से जानवरों जैसा सलूक लादते समय नहीं किया गया। अभी जानकारी आ रही है कि 487 अवैध प्रवासियों को भेजेगा। 298 की जानकारी दी गई। 104 पहले भेजा, लेकिन जो पहला आंकड़ा, जो प्राथमिक आंकड़ा था, वो कुछ और था। जब इनको पकड़ा जाता है, जब इनको जहां डिटेन करके रखा जाता है, वहां भी अमेरिका के जो सुरक्षा अधिकारी है, वो भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा, बल्कि ये तो जो आपने वीडियो में देखा आशीष जी, उससे कहीं ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। बिल्कुल उस तरह से जैसा कि दुर्दांत आतंकवादियों और अपराधियों के साथ किया जाता है। अगर आम पब्लिक को मैं समझाऊं तो एक आध फिल्में जरूर आई होंगी इस मसले पर, आतंकवाद के मसले पर, अगर वो देखेंगे कि कैसा व्यवहार करते हैं तो उससे भी बुरा और उससे भी घटिया। अब सवाल है कि मोदी उठा पाएंगे या अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा। अमेरिका तभी मानेगा जब उसको उठाने का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होगा या गंभीरता से उठाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर यह बातचीत होती है, प्रधानमंत्री खुद अगर ये तमाम बातें रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने 12-13 फरवरी को, तो हो सकता है कि मामले में कुछ ढील दी जाए। लेकिन इसके लिए आर्थिक खर्च भी जो है वो भारत को ही वहन करना पड़ेगा। अब आर्थिक खर्च क्यों वहन करना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका का अपना एक प्रोसीजर है, अमेरिका का अपना एक स्टैंडर्ड है। अमेरिका भारत की तरह नहीं है जहां की न्यायपालिका भी झुक जाती है, जहां के अधिकारी भी बिक जाते हैं, जहां का चुनाव आयोग भी सरेंडर कर देता है। वहां आपको कुछ नियम कायदे कानून के साथ चलना होता है। ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जानबूझकर सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि जो सुपर प्रेसिडेंट बन गए ना अमेरिका के एलन मस्क साहब, उनको कारोबारी फ्रीडम चाहिए भारत के अंदर मोदी सरकार से। तो ये ब्लैकमेल करने का एक तरीका है, आप समझ लीजिए कि दबाव डालने का एक प्रेशर है। अधिकारी अगर बात करेंगे, अधिकारी अगर मुद्दा उठाएंगे, तो ये तय मानिए कि अमेरिका सुनने वाला नहीं है। ये बातचीत उच्च स्तर पर ही करनी होगी और यही बार बार मैं कल से इस बात को कह रहा हूं कि अब जो अमेरिकी यात्रा होगी उसमें देखना पड़ेगा कि मोदी के लिए दोस्त बड़ा है या देश बड़ा है। यानी हम कहते थे ना जस्टिस खन्ना की परीक्षा, उससे पहले हम करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की परीक्षा। सही मायनों में 56 इंच की छाती की पहली परीक्षा ये है। अब जो ये दूसरी खेप है 487 में से 298, इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कैसे वो भेजते हैं, क्या थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है या नहीं होता। लेकिन फिर मसला वही कि भारत सरकार किस स्तर पर इस बातचीत को उठाती है और भारत सरकार क्या कोलंबिया जैसे देश का अनुसरण करते हुए खुद अपने नागरिकों को लाने के लिए अपना जहाज भेजती है, नहीं भेजती। क्योंकि अमेरिका अगर मिलिट्री प्लेन से भेजेगा तो नजारा कुछ इससे अलग हटकर होगा नहीं। इतना कर सकते हैं कि भारत सरकार गुहार लगा दे कि देखिए वीडियो मत रिलीज कीजिएगा, बस इससे ज्यादा कोई राहत की बात हो नहीं बस सकती आशीष जी।
बड़ा ये आखिरी जो कहा आपने कि हाँ वीडियो रोकने के लिए कि साहब जो भी करो जैसे भी वो करो सलूक, वीडियो नहीं रिलीज करो, ये भद मत पिटवाओ, हम अपने देश में हीरो बने रहे, नायक बने रहे। मैं आपको बताऊं इसको क्यों हम कह रहे हैं, ये अंदेशा हमारे सामने आ रहा है इसलिए कि भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा साझा किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ध्यान से देखा है। इसमें इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट से संबंधित प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। विक्रम मिस्त्री ने यह भी बताया है कि यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, लेकिन निर्वासित भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार को लेकर भारत ने अपनी गंभीर चिंता जताई है। अब ये मतलब आप जब समझिए, जब कोई ये कहने लगे कि पहले से चली आ रही है प्रक्रिया, देखा तो पहली बार भारत में है, पहले से चली आ रही है। हालांकि एक स्टेटमेंट, आप बीती मैंने आज स्टोरी पढ़ी, एक पहले भी जो निर्वासित मतलब वहां से लाए गए खेप में 4 साल पहले के खेप में आया था, उसने बताया कि 4 साल पहले भी मोदी जी की सरकार थी, 4 साल पहले उसके भी हाथ पैर बंधे हुए थे। ये एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब ये कह दिया कि पहले से चली आ रही है, फिर विक्रम मिस्त्री नेहरू तक चले गए हैं कि उस समय चली आ रही है, अब हम अगर हमारे समय में भी आ रहे हैं तो आप लोग दुखी मत होइए, आप लोग देखिए और खुश होइए, ताली बजाइए। आगे समझिए, विक्रम मिस्त्री ने कहा कि अमेरिका ने भारत को सूचित किया है कि 487 भारतीय नागरिकों के खिलाफ निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही विदेश सचिव ने अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाले गिरोहों, नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा हमें इस पूरे सिस्टम पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा देता है। अब इसमें कई संकेत हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा देने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत है। लेकिन अभी पहली जो बात जिस पर हो रही है, वो बात इस पर हो रही है कि जो भारत वापस आ रहे हैं अवैध प्रवासी संतोष, उनको कैसे लाया जा रहा है, इंसानों जैसे लाया जा रहा है या जानवर जैसे लाया जा रहा है। जब इनसे पूछा जा रहा है, मैं बस उस बात को साफ करूं, जब इनसे पूछा जाता है, ये बता रहे हैं कि हमें उस सिस्टम को, नेटवर्क को कोलैप्स करने की जरूरत है, ध्वस्त करने की जरूरत है। अरे ये बताओ ना कि वहां से बिना हथकड़ी और बेड़ियों को ला पाओगे कि नहीं। हाँ संतोष। देखिए मैं इसको पॉइंट वाइज जवाब देता हूँ। आपने जिन अधिकारी जनाब का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि हमने इस मसले को उठाया है। अब देखिए इस मसले को उठाया कब? जब वीडियो आ गया तब उठाया ना आपने। क्योंकि आपके विदेश मंत्री खुद कल कह चुके हैं संसद में कि 2009 से चला आ रहा है और 2012 में ये नियम बनाया गया कि उनको मिलिट्री प्लेन से भेजा जाएगा। तो अगर 2009 से आपने 2025 तक का आंकड़ा बता दिया, आप 2014 में सत्ता में आ गए, विश्व गुरु की बात कर रहे थे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे और अमेरिका से लेकर हैदराबाद हाउस दिल्ली तक आप लगातार एक-दूसरे के गले मिलते हुए नज़र आ रहे थे, या मैं इसको ऐसे कहता हूँ आशीष जी कि गले पड़ते हुए नज़र आ रहे थे। आपने कभी भी इस एसओपी पर सवाल नहीं उठाया। सवाल कब उठाया? जब मीडिया ने इसको, खास तौर से डिजिटल मीडिया ने इसको उठाना शुरू कर दिया, यूट्यूब के पत्रकारों ने, हमने आपने उठाना शुरू कर दिया, तब जाकर आपको ध्यान आ गया कि नहीं, हमें अमेरिका से शिकायत करनी। मैंने आखिरी लाइन जो बोली थी वो जबरदस्त बोली थी कि वीडियो ना आ पाए। इससे पहले वीडियो नहीं आया तो कोई मसला नहीं उठा। अब वीडियो आ गया तो मसला आ गया। यानी मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि इस वीडियो के रिलीज करने के पीछे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की एक मंशा है, भारत को अपमानित करने की, जलील करने की, ब्लैकमेल करने की और वहां जो सुपर प्रेसिडेंट है उनको कारोबारी स्वतंत्रता इंडिया में देने की। लेकिन इस सवाल इससे अलग है। पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हकीकत में क्या व्यापार करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। मैं उस सवाल को फिर उठा रहा हूं। ये सवाल बहुत गहरा है। आज हो सकता है ये उठकर ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में उठेगा। 487 अवैध प्रवासियों को भारत भेजने पर हस्ताक्षर हो गए। भारत को लिस्ट सौंपी गई 298। हाँ। तो 187 प्लस 2, 189 कहां है? और जब मैं इसका जिक्र कर रहा हूं आशीष जी, तो अमेरिका में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और अमेरिका में ही एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिन्होंने दासता के खिलाफ, गुलामी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था, अब्राहम लिंकन साहब ने।
और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या काम करते हैं, उनका जो मूल काम है, जो मूल बिजनेस है, वो इस दुनिया में सब लोग जानते हैं। हस्ताक्षर अगर 487 पे हुए, लिस्ट 298 की सौंपी गई, बाकी भारतीय कहाँ है? सवाल अब ये उठेगा कि ठीक है, हथकड़ी और बेड़ियों से बचा नहीं पाओगे, लेकिन ये जो भारतीय लिस्ट बन गई है, जो गायब हो रहे हैं, ये भारतीय कहाँ जा रहे हैं? किसके काम में आ रहे हैं? ये भी मुद्दा आने वाले दिनों में ज़रूर उठेगा। अब बात करते हैं एसओपी की। एसओपी तो हमारी भी बनी हुई है। क्या भारत सरकार की हिम्मत है कि किसी अमेरिकी को इस तरह से आप जंजीरों में बाँध कर अमेरिका भेज दोगे? नहीं कर सकते। अच्छा चलिए एसओपी अमेरिका की बनी हुई है। अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि चीन के किसी नागरिक को या चीन के किसी नागरिकों को इस तरह से बाँध कर अपने मिलिट्री प्लेन में भेज सके? आज की तारीख में अपने सनकपन के लिए मशहूर हो चुके डोनाल्ड ट्रंप के सनक के बावजूद अमेरिका इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि किसी चीनी नागरिक को इस तरह से हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाकर उसको उनको चीन भेजे। और इससे भी देखिए ये सवाल उठता क्यों है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप 56 इंच की छाती की बात करें। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो इस देश के गोदी मीडिया ने पता नहीं कैसा शोर मचा दिया कि अब तो बस भारत की बल्ले-बल्ले होने वाली है, भारत का मित्र चुनाव जीत कर आ गया, बल्ले-बल्ले क्या होने वाली है? उस दिन से बल्ला उठा के ट्रंप साहब ऐसा लग रहे हैं कि भारत को धोने पे लगे हुए हैं। और अब वही सवाल उठ रहा है कि अब तक जो आप बार-बार ये कह रहे थे मेरा मित्र, मेरा मित्र, मेरा मित्र अमेरिका, 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 तो अब ये नरेंद्र मोदी की परीक्षा है। विदेश मंत्री आप छोड़ दीजिए, विदेश मंत्री ने तो कल सरेंडर कर दिया। विदेश मंत्री संसद के रिकॉर्ड में आ गया है इस बात को। देखिए संसद के बाहर बयान देना आशीष जी और संसद के अंदर बयान देना, उन्होंने सरेंडर कर दिया, कह दिया कि अमेरिका का नियम है, अमेरिका का एसओपी है, 2009 से वापसी आ रहे हैं, 2012 से नियम बन गया है, तो उन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब मोदी जी के हाथ में सब कुछ है, हालाँकि कितना कर पाएँगे, कितना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अमेरिका में एफआईआर हो रखी है, तमाम चीज़ें हो रखी है और आप ये मान के चलिए कि इस बार भी ये भारतीय कुछ पहली बार से ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं आएँगे। बस अब मोदी जी कोशिश यही करेंगे कि जैसे चीन के मोर्चे पे करते रहते हैं ना, बॉर्डर पे करते रहते हैं, गरीबी पे करते रहते हैं, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके असली भारत की तस्वीर नहीं आने देते, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके भारत की आर्थिक दुर्दशा की असली कहानी सामने नहीं आने देते। तो बस अब जो बदतमीजी की जाएगी भारतीयों के साथ, जो जानवरों जैसा सलूक किया जाएगा, अब नरेंद्र मोदी का फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि भैया कम से कम फोटो या वीडियो रिलीज मत करना। हालाँकि ट्रम्प कितना मानेंगे मैं कह नहीं सकता क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है और वो चल कहीं और से रहे हैं और जहाँ से वो चल रहे हैं, वो भारत को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं आर्थिक तौर पर आशीष जी। और इसमें कारोबारी भी है क्योंकि हथियार खरीदने की बात कही जा रही है, हथियार खरीदने का दबाव डाला जा रहा है, सैन्य साजो-सामान खरीदने का दबाव डाला जा रहा है, सैटेलाइट लिंक का जो लाइसेंस है वो देने का दबाव डाला जा रहा है। ईरान के मोर्चे पर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए, यानी भारत की आर्थिक रूप से कसने की बात कही जा रही है। भारत ने जिस तरह से सपना देखा था कि हम रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, तो अब देखिए विदेश नीति की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन देखिए, पहला रुपए में हम व्यापार करेंगे। फिर आप ब्रिक्स देशों में चले जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ब्रिक्स की एक अलग करेंसी होगी। दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। तो ये तमाम चीज़ें करके आप इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी आपने विदेश नीति का इतना गड़बड़-झाला घाल-मेल कर दिया कि आज नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की गड़बड़ गलत विदेश नीति का खामियाजा भारत को इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के रूप में उठाना पड़ रहा है और आगे भी फिलहाल मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही कि कुछ होने वाला है कम से कम अगले 7-8 दिनों तक। 12-13 फरवरी को बात क्या होती है और जो सामने आएगा, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें तो जो चीज़ें सामने आएँगी, सामने आएगी। पर्दे के पीछे वो कितना सरेंडर करते हैं, कितना वो भारत को झुका देते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में आप ये मान कर चलिए कि भारत के राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ने जा रही है आशीष जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है रुपया और पूरे विदेश नीति की बात, भारत के ऊपर कितना ट्रंप भारी पड़ रहे हैं। ईरान के बहाने आज ही हमने मिड डे मुद्दा किया था, चाबहार जो बंदरगाह है, उसमें भारत के इंटरेस्ट बहुत हद तक भारत का आर्थिक रूप से भविष्य के लिहाज से सेंट्रल एशिया का रास्ता है, ग्वादर पोर्ट यानी हम पाकिस्तान के भरोसे नहीं रहेंगे, पाकिस्तान एक ही मात्र रास्ता है, अगर चाबहार पोर्ट से भारत आउट होता है या वहाँ पर निवेश रुक जाता है तो। वहां से आउट एक आदेश जो प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम जारी किया है, उसके बाद भारत को वहां से हाथ धोना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। अवैध प्रवासियों को बेइज्जत करके जानवरों जैसे भेज रहा है। धमकी, रुपए वाली धमकी तो आप छोड़ ही दीजिए, रुपए में रुपए की बात
ब्रिक्स करेंसी की तो बात अलग थी। रुपए में तो भारत की स्थिति, आप रुपए की आज की तारीख में वैल्यू देख लीजिए, 87 पार। रूस के साथ मैं बता दूं इंफॉर्मेशन, रूस के साथ खूब तेल अभी लिया ना भारत में, बहुत लोगों ने कहा देखिए मौके का फायदा उठाया मोदी जी ने। उस तेल की हकीकत को समझने के लिए जरा उस पर एक रिपोर्ट दर्शक खुद सर्च करें, पढ़ लेंगे अगर नहीं हमारी बात पे यकीन होगा तो। उस जो पूरा सौदा हुआ, तेल का व्यापार हुआ, उसमें भारत इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि रूस रुपए में नहीं पेमेंट ले रहा है, कह रहा रुपए में हम पेमेंट नहीं लेंगे। पूरा पेमेंट भारत सोच रहा था कि रुपए में हम निपटा दे, कहा रुपए में नहीं लेंगे, आप या तो हमारी करेंसी में दो और नहीं तो डॉलर में दो, नहीं तो एन में दो। मतलब वो एन डॉलर सब अपनी करेंसी एक्सेप्ट, रुपया कर रहे हैं हम, रुपया ले क्या करेंगे हम, अपने खजाने में रुपया भर के कूड़ा हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि ये रुपया फिर हम किसी को, देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कौन सी बनती है समझने की बात होगी, बड़ी महत्वपूर्ण बात, थोड़ा हम डिफर कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइन से हट रहे हैं। उस मुद्रा की मान्यता होती है जिस मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा देश एक्सेप्ट करें। भारतीय जो रुपया है, इस रुपये को अगर कोई देश कहे कि हम चलो रुपए में व्यापार कर लेते हैं, तो रुपए में भारत को कोई चीज बेच देगा कि चलो हम पेट्रोलियम दिए, तेल दिए, रुपया हमको इसके बदले में रुपया दे दो, डॉलर के मुकाबले जितना रुपया बनता है वो रुपया दे दो। वो रुपया वो करेगा क्या, वो उसको खपाना पड़ेगा, तो भारत के ही साथ व्यापार में खपाना पड़ेगा। वो बायलेटरल ट्रेड में ही खप सकता है, वो मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब कई देशों के व्यापार में पूंजी खपेगी नहीं। ये भारत के रुपए की सब बातें कर देना क्या होता है, बात कर देते हैं, ना इकोनॉमिक को समझना ना रुपये को समझना। रुपया अगर कोई भी देश, रूस के पास रुपया इकट्ठा हो गया भारत का, वो रुपया फिर किसको देगा, अमेरिका को देगा, ईरान को देगा, कौन लेगा वो रुपया? वो रुपया भारत को ही फिर लौटाना होगा उससे। भारत से जब भारत को कोई चीज वो भारत से खरीदेगा, तो उस खरीद के बदले में भारत को लौटाएगा। तो उसके लिए व्यापार संतुलन उसको अपना कमजोर करना पड़ेगा, रुपया डंप रुपए को निकालने के लिए, यानी रुपया डंप हो जाएगा। रुपए की हालत ये है। अब आते नहीं हैं आशीष अमेरिका। जी, आशीष जी एक सवाल यहाँ ये भी है। देखिए एक सबसे बड़ा आरोप क्या होता है कि जब दुनिया के किसी भी देश को ये पता लग जाए कि भाई भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री है जो अपनी ही जनता से झूठ बोलता है सिर्फ बड़ी-बड़ी डींगे हाँकने के लिए, और वो कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। ये जो रुपया और डॉलर और तेल वाला जो मसला है ना, ये मसला कुछ और भी है। आप कहते हैं कि हाँ भाई मोदी जी ने बड़ा करामत कर दिया, सस्ते में तेल ले लिया, लेकिन वो सस्ते में तेल, पेट्रोल, डीजल भारत के लोगों को नहीं दिया। ना, भारत के लोगों को सस्ते में नहीं दिया। अब इसका दूसरा खेल मैं बताता हूँ। इस देश में कई प्राइवेट कंपनियां जो पेट्रोल पंप चलाते हैं, वो ₹1 सस्ते में पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं, भारत सरकार की जो कंपनियां हैं बीपीसीएल और आईओसी। तो अगर वो ₹1 सस्ते में बेच रहे हैं, तो ये भी बेच सकते हैं। और अगर ये रेट घटाते, जानबूझकर, देखिए ये भारत के लोगों को समझना होगा, पेट्रोल, डीजल के दाम 5 से ₹10 कम हो सकते थे। इन्होंने कम इसलिए नहीं किए कि अगर ये कम करेंगे, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं, जो प्राइवेट पेट्रोल पंप इन्होंने दिए हैं, उनको भी कम करना पड़ेगा, तो उनका मुनाफा कम हो जाएगा। अब अगर उनका मुनाफा कम होगा, तो फिर वो चंदा कहाँ से देंगे? तो ये पूरा आप चेन समझिए कि सस्ता खरीदा और आप बड़ी-बड़ी डींगे हाँक रहे हो, लेकिन उस सस्ते का फ़ायदा आपने भारत के लोगों को नहीं पहुँचाया, बल्कि उस सस्ते तेल का फ़ायदा इस देश की प्राइवेट कंपनियों ने उठाया, क्योंकि आपने पेट्रोल, डीज़ल का दाम मार्केट में कम नहीं किया। प्राइवेट प्राइवेट ये कंपनियों एक को। ये एक दूसरा बहुत बड़ा घोटाला है। और तीसरी चीज़ समझिए, झूठ बोलने की बात क्यों आ रही है? किसी भी देश की ताकत कब बढ़ती है? जब उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। हम अंग्रेज़ों के गुलाम क्यों बने? क्योंकि हम उस समय, हमारे राजा नवाब यहाँ आपस में लड़ रहे थे, मुजरा सुनने में लगे हुए थे, लेकिन उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी यूरोप में। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी मेड इन इंडिया का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन उस मेड इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया बना दिया उन्होंने। तो जब हाँ सब कुछ हाँ बन हाँ। के चीन से आ रहा है, आप यहाँ जोड़ रहे हो, तो आपकी ताकत को मानेगा कौन? आपकी ताकत को जानेगा कौन? जब भी कोई समस्या खड़ी होती है, आप उससे आँख मूंद लेते हैं, भारत के लोगों से झूठ बोलते, नहीं, 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 चीन की सेना नहीं घुसी। जब चीन की सेना घुसी नहीं, तो बातचीत किस लिए कर रहे हो? क्यों ये कह रहे हो कि पहले वाली पोजीशन में चले जाए? यानी पहले वाली पोजीशन में चले जाए, तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसका मतलब गड़बड़ है। अगर वो सच भी बोल देते, आशीष जी मान लीजिए कि सच बोल देते कि हाँ, आ गई अंदर, और हम उनको बाहर निकाले बिना नहीं मानेंगे,
तो क्या करती भारत की जनता? कम से कम तब ये तो कहती कि ठीक है, आपने सच बोला। लेकिन जब ये छुपाने लग जाते हैं, तो ट्रम्प साहब अब उसी छुपाने का फ़ायदा उठाने लगे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कितनी भी बेइज़्ज़ती कर दो, नरेंद्र मोदी को बेइज़्ज़ती से डर नहीं लगता। वो फ़िल्म का डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो मोदी साहब को बेइज़्ज़ती से डर नहीं लगता, भारतीयों के अपमान से डर नहीं लगता, बस वो खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। खबर बाहर आ जाएगी तो दिक्कत हो बस जाएगी। और ट्रम्प खबर साहब इसको छिपाने समझ के गए हैं। सब पूरी दुनिया समझ गई है। वो आपने कहा तेल का खेल सिर्फ वो कंपनियों के 1 रुपए तक नहीं था। दरअसल वो तेल भारत में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो तेल सब यूरोप में, यूरोप को रसिया का तेल चाहिए सबको, यूरोप को भी चाहिए, प्रतिबंध के बाद भी कोई एक रूट चाहिए था। वो रूट भारत बना, लाए, रिफाइन किए, कच्चा तेल लाए, रिफाइन किए और यूरोप भेज दिए। प्राइवेट कंपनियां मालामाल हो गई। नहीं तो जितना रूस के तेल की जितनी बखान हुई भारत में 50-60 रुपए 70 रुपए में पेट्रोल डीजल आ गया होता। इतना तेल आया है यूक्रेन वॉर छिड़ने के बाद, लेकिन वो तेल रिफाइन हुआ, यूरोप गया। खैर, पनामा है, पनामा, जिस पनामा पर भी ट्रंप कहे थे कि कब्जा कर लेंगे, पनामा, कनाडा, मेक्सिको, सबको तो मिलाने ही वाले थे, ग्रीनलैंड। पनामा ने भी आज, पनामा कितना छोटा है आप समझ लीजिए। पनामा नहर की वजह से उसको लोग ज्यादा जानते हैं, पनामा देश को उतना जानते नहीं होंगे, पनामा सिटी राजधानी है। कुल आबादी उसकी 44 लाख से थोड़ी कम ही है, 44 लाख से भी कम कुल आबादी। उतना तो हमारे यहाँ कुंभ में इधर उधर पता नहीं खोज रहे हैं रास्ता अभी, जितना वहां कुल नहीं, आबादी है। इतना पूरे कुंभ में नहीं, कुंभ के सिर्फ एक घाट पे, अगर यूपी सरकार के रास्ता आंकड़े पे भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, जो रास्ते खोज रहे हैं अपने, जो रास्ते की भटक गए हैं कि अपने कोई इधर उधर वालों खोजने में लगे होंगे, इतने तो खोज रहे होंगे। उसने आज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कड़क शब्दों में कहा है कि झूठ बोलना बंद करो ट्रंप, कि पनामा अमेरिका में मिला लोगे या अमेरिका का हिस्सा बना लोगे, ये बंद करो, तो बकवास करना। उस पनामा ने बोला है। जिस चीन की बात चर्चा में अभी कही, मार्को रूबियो जिसको विदेश मंत्री बनाया है ट्रंप ने, चीन के विदेश मंत्री के साथ पहली वार्ता जो हुई, चीन के विदेश मंत्री ने कहा औकात में रहो, अपने हद में रहो, यही शब्द थे अपनी लैंग्वेज में, हद में अपनी रहो। हद मतलब वो, उसको अगर पूरा उसके भाव भंगिमा को समझेंगे, औकात में रहना मतलब जहां जो करना है करना, चीन के सामने औकात में रहना, यहां ज्यादा नहीं तीरंदाजी करना। लेकिन यहाँ 487 की लिस्ट, और जिसमें 298 की ही बताई जा रही है कि अभी भारत भेजी है। खैर, देखते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि किसी भी तरीके से, हालांकि अभी तो सारी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से अडानी को हथकड़ी ना लगे। मुझे लगता है कई बार कि उसी के एवज में बाकी सबको हथकड़ी लग रही है कि अडानी का हथकड़ी ना लगे। अमेरिका में मामला जो फंसा है अडानी का, वो अडानी का हथकड़ी ना लगे, उस चक्कर में देखिए इस देश के साथ क्या क्या होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि अगली जो खेप आएगी, खेप ही है, उस खेप में कम से कम इंसानों जैसे भारतीय लौटेंगे। इजाजत दीजिए हमें, बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखिए, आप भी हम भी। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद सब। नमस्कार।